प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के आर मीना, सहचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा जो टॉपिक है द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भारत में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का संगठन कैसे होता है, उसकी शक्ति या क्या है, उसके कार्य क्या है और उसका जो कार्यकरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत में का जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन, उसके उद्देश्य, उसकी प्रस्तावना और भारत में इसका गठन किस तरीके से होता है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसके गठन देखिए, वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग कहलाता है और विश्व के विभिन्न देशों में प्रजातंत्र की सफलता और असफलता बहुत कुछ चुनाव व्यवस्था पर आधारित होती है। आज विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, इसलिए प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि वयस्क मताधिकार के पक्ष में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने एक टिप्पणी की है कि मैं वयस्क मताधिकार को स्वीकार करने से भयभीत नहीं होता। मैं भारत की जनता को जानता हूँ जो इस व्यापक निर्वाचक मंडल के बहुमत की रचना करते हैं और भारतीय जनता के पास विवेक तथा सामान्य बुद्धि है तथा वह क्षमता भी है जिससे वह अपने देश और देश के हितों में यदि वे उनको समझा दिया जाए रुचि ले सकते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस तरीके की टिप्पणी की है। अब इसके गठन के बारे में हम ये कह रहे हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु संविधान ने एक चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है और चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य यह है कि वो यथा समय संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभाओं के प्रतिनिधियों का निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने की व्यवस्था करी। क्योंकि निर्वाचन ही प्रजातंत्र का आधार है, इसलिए प्रजातंत्र की सफलता निर्वाचन आयोग पर निर्भर करती है। निर्वाचन आयोग का गठन, देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार किया गया है। इनमें सदस्यों की नियुक्ति का क्या प्रावधान है, देखिए, और उनकी संख्या कितनी है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 342(2) ये कहता है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और तथा उतने निर्वाचक आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे। इनसे मिलाकर निर्वाचन आयोग बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त
तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तथापि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत ही करेगा। इस तरीके का प्रावधान संविधान में किया गया है। 1950 से अपनी स्थापना से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक ये आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था। लेकिन नवंबर-दिसंबर 1989 में हुए संसद के आम चुनावों के अवसर पर 16 अक्टूबर 1989 को संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने इसमें 2 और निर्वाचक आयुक्तों की नियुक्ति की। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1 जनवरी 1990 को इन नियमों में संशोधन करके आयोग को पुनः एक सदस्य बना दिया और तब से निर्वाचन आयुक्तों के दोनों पद समाप्त कर दिए गए। लेकिन राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर 1993 को मंत्रिपरिषद की सलाह पर 2 और निर्वाचक आयुक्तों को फिर से नियुक्ति की और पुनः निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्य बना दिया गया। वर्तमान में चुनाव आयोग त्रिसदस्य है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य निर्वाचक आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके संगठन का दूसरा बिंदु है कि प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति तथा प्रशासकीय एकात्मकता। देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त करता है। इस तरह से प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यों के निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग के नेतृत्व, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। इन आयुक्तों की सेवा और शर्तें का प्रावधान क्या रखा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। संसद ने इस तरह से प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राज्यों के निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में, जो अभी मैंने इसको बताया था। इसके बाद हम सेवा शर्तों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। देखिए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है और 1993 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1991 में इस दृष्टि से संशोधन किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान हो और उन्हें समान वेतन भत्ते आदि सुविधाएं मिल सके। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 324 खंड 5 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उसके नुकसानदायक साबित होता हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन, मुफ्त आवास जैसी सुविधाएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगी। इनका टर्म क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है? देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 खंड 5 में ये व्यवस्था की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उन्हीं परिस्थितियों में और उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के मामले में लागू। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों की पदावधि को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसका वे अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्षता और निडरता के साथ कर सके। देखिए, अब हम
चर्चा करेंगे चुनाव आयोग के कार्य एवं भूमिका। देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के तहत स्पष्ट की गई हैं, जो इस प्रकार है। मतदाता सूचियों का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करना। देखिए, चुनाव आयोग का जो कार्य है, चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं, तो सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाता सूचियां तैयार कराता है। चुनाव कराने के लिए निर्देशन, नियंत्रण और निरीक्षण आदि के अधिकार भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 325 में ये व्यवस्था है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन के प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के अपात्र नहीं होगा। अर्थात भारत निर्वाचन आयोग इस तरीके की व्यवस्था करेगा कि ऐसे वयस्क मतदाताओं की निर्वाचक नामावली तैयार करता है, उसका निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने का कार्य करता है तथा मतदाता सूचियों में निरंतर संशोधन होते रहते हैं। इस कार्य को चुनाव कई महीने पहले प्रारंभ कर दिया जाता है। देखिए, दूसरा जो बिंदु है भारत निर्वाचन आयोग का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का संचालन। देखिए, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का संचालन करता है, उनका निरीक्षण करता है, निर्देशन करता है तथा नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करना। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग का एक अन्य प्रमुख कार्य यह है कि वो निर्वाचन नामावलियों के अनुसार निर्वाचनों को शांतिपूर्वक तथा निष्पक्ष ढंग से संपादित करे। राष्ट्रपति द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के द्वारा इस निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है, जिसमें निम्न बातें हैं। जैसे वो निर्वाचन कार्यक्रम और निर्वाचन की तिथियों की अधिसूचना जारी कर चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, नामांकन पत्रों के समय प्रस्तुत किया जा सके और उनकी जांच हो सके। प्रदेश आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना करता है और निर्वाचन को ठीक प्रकार से संपादित करने के लिए वह राष्ट्रपति या राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति की प्रार्थना भी कर सकते हैं। चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों में ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। वह प्रत्याशियों द्वारा व्यय की राशि के संबंध में प्रत्याशियों से लेखा प्राप्त करता है और उसकी जांच करता है। तो ये भारत निर्वाचन आयोग की शक्ति व कार्यों का तीसरा बिंदु था। और आगे का एक बिंदु है राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और इस संबंध में आयोग के द्वारा कोई अधिकार निश्चित किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के आधार में समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं और किए जाते रहे। वर्तमान नियम के अनुसार राष्ट्रीय दलों के रूप में किसी भी दल को मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में कम से कम उसे 4 राज्यों में 6% मत मिले। इस तरीके का प्रावधान रखा गया है।
जैसे अन्य दलीय कार्य हैं, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी तथा टीवी पर चुनाव भाषणों की सुविधाएं दिलाता है। वह राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन आचार संहिता का निर्माण करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और चुनाव चिन्ह के परस्पर विवाद का निर्णय भी आयोग द्वारा ही किया जाता है और आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला जो कार्य है राजनीतिक दलों का, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन संबंधी कार्य। देखिए, चुनाव आयोग का जो कार्य है कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन होता है। प्रथम आम चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर किया गया था, लेकिन वह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया और इस अधिनियम के तहत अब निर्वाचन आयोग प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा और इसके अतिरिक्त इसमें 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। ये आयोग सीमांकन संबंधी कार्यों पर अपना निर्णय देता है। किंतु 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये प्रावधान कर दिया गया है कि 2000 तक जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगा और 2000 के बाद होने वाली जनगणना की जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। किंतु 31 अगस्त 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सन 2026 तक लोकसभा सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग का अगला कार्य है परामर्शदात्री तथा अर्ध न्यायिक अधिकार के रूप में कुछ कार्य करता है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 103 तथा 192 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को एक अन्य अधिकार प्राप्त है कि वो संसद तथा राज्य विधानमंडलों की अयोग्यताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श दे सकते हैं। साथ ही आयोग से ये भी अपेक्षा की गई है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा। साथ ही ये भी कहा है कि आयोग प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है और निर्वाचक याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देता है। निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलाना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाली व्यय की राशि को निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देना। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श कर सकता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श कर सकता है। चुनाव आयोग समय समय पर चुनाव प्रक्रिया में सुधार संबंधी सुझाव भी देता रहता है। तो ये भारत निर्वाचन के कुछ शक्ति कार्य थे जिनका उनके ऊपर हमने चर्चा की। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग का जो गठन है, इसकी शक्ति है और इसके कार्य हैं, इनकी कुछ आलोचना की गई है। जैसे
संविधान निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के बारे में शांत है। कि संविधान में निर्वाचन आयुक्त की जो क्वालिफिकेशंस है, योग्यता है, उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये कार्य उन्होंने राष्ट्रपति पर छोड़ दिया है और व्यवहार में राष्ट्रपति से अभिप्राय संघीय मंत्रिपरिषद से है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के समय राजनीतिक दल की विचारधारा व उसके हित से प्रभावित हो सकती है। व्यवहार में हम देखें तो राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नियुक्त किया है और प्राय मंत्रिपरिषद ने अपने चहेते व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के पद पर आरूढ़ किया है। इस पुरस्कार का बदला वह चुनाव के समय चुका सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं रह सकता। दूसरी आलोचना की गई है कि आयुक्तों की जो संख्या है, इसके संबंध में कई त्रुटियां हैं। जैसे भारतीय संविधान में अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रदेश आयुक्तों की संख्या, योग्यता तथा सेवा की शर्तों के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। और एक तीसरा जो आलोचना का बिंदु है कि सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति संबंधी अधिकार नहीं। भारत के संविधान का एक तरफ तो निर्वाचन आयुक्त को निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचन कराने की भारी भरकम जिम्मेदारी देता है और दूसरी तरफ वो उसे केंद्रीय लोक सेवा या सर्वोच्च न्यायालय की भांति अपने सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की स्वतंत्रता नहीं करता है। निर्वाचन आयुक्त से परामर्श संबंधी आलोचना। देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को राजनीतिक दल बदल की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परामर्श देने की व्यवस्था भी अनुचित है, क्योंकि ये व्यवस्था उसे दलों की राजनीति से स्वतंत्र नहीं रहने देगी। और एक और आलोचना की गई है इसकी कि स्वयं के प्रशासन तंत्र का अभाव। यद्यपि निर्वाचन आयोग चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी तो लेता है, तथापि चुनाव में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में चुनाव आयोग की स्वीकृति के बिना किसी संसदीय विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी पुलिस किन्हीं अन्य उद्देश्यों से वातावरण को दूषित तथा तनावपूर्ण बना सकती है और मतदाताओं को आतंकित कर सकती है। चुनाव को स्थगित या रद्द करने संबंधी परिस्थितियों का उल्लेख। देखिए, संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं करता जिनमें किसी चुनाव को स्थगित या रद्द किया जा सकता है। यदि कर्मचारियों की हड़ताल या हड़ताल की धमकी या पुलिस के दस्तों को दूसरे राज्यों में तैनाती या अन्य प्रकार की तुच्छ या थोथे कारणों के आधार पर कोई राज्य सरकार चुनाव संचालन का पूरा इंतजाम करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है और चुनाव आयोग चुनाव को स्थगित करने पर सहमत हो जाता है, तो केंद्र और राज्य में कोई भी सत्तारूढ़ दल किन्हीं थोपे कारणों पर चुनाव को स्थगित करवा सकती है। चुनावी अनियमितता को रोकने में नाकामयाब रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में ये एक आलोचना की जाती है कि आयोग प्राय सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में काम करता है और वो मतदान केंद्रों पर कब्जा, फर्जी मतदान, हिंसात्मक घटनाओं एवं चुनावी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो आज चर्चा की, जो आज का टॉपिक था, भारत निर्वाचन आयोग का गठन की शक्तियाँ, उसके कार्य और निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है, शक्ति होती है, उसके संबंध में कुछ विद्वानों ने आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की है, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।